नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की खबर के साथ। उनका जन्म शताब्दी के अवसर पर आज पौड़ी गढ़वाल में भाजपा द्वारा अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह गृह में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करके की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत और जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह रावत ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि अटल जी के जन्म शताब्दी पर्व के तहत पूरे प्रदेश में एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक जीवन पर विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने कहा कि अटल जी की प्रथम राष्ट्र की सोच के कारण आज भारत वैश्विक मंच पर काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। वहीं विधायक राजकुमार पोरी ने अटल जी को सरल, दूरदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बताया। जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह रावत ने पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध के दौरान लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को याद किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन स्वप्निल धस्माना द्वारा किया गया। आज अटल जी की जन्म शताब्दी पे ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे और हमारे जिलाध्यक्ष कमल किशोर भाई जी और विधायक हमारे राजकुमार पोरी जी और जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और प्रहलाद जी जो प्रभारी हैं यहाँ पे, सभी उपस्थित हुए और बढ़ चढ़ कर मातृशक्ति में भाग लिया। अटल जी की प्रेरणा जो मिलती है आज के नए बच्चों को, नई पीढ़ी को दिख रहा है हमें। और कल जो बच्ची ने वहाँ पे जो भाषण दिया था, दो शब्द कहे थे, कविताएं कही थी अटल जी को, बहुत बढ़िया कही है और नई पीढ़ी के लिए एक संदेश है अटल जी की प्रेरणा। देखिए, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी पौड़ी ने अटल स्मृति सम्मेलन पौड़ी विधानसभा का यहाँ पर आयोजित किया था, जिस पर अटल जी के जीवन पर, अटल जी की जो जीवन यात्रा है, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उस पर विस्तार से अपनी बात रखी गई है। अटल जी का जो मॉडल है, अटल जी का जो सुशासन था, उस पर वक्ताओं ने अपने विचार यहाँ पर रखे। आज बड़ी संख्या में पौड़ी विधानसभा के लोग अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मैं उन सबका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज अटल स्मृति सम्मेलन विधानसभा पौड़ी के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसमें हमारे जो वक्ता थे जिलाध्यक्ष पौड़ी और हमारे प्रहलाद सिंह रावत जी, और इनके द्वारा जो है बहुत ही अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडलों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, भारी संख्या में उपस्थित थे। मैं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शुक्रवार को लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ शिष्टाचार भेंट की है। ये मुलाकात सौहार्द और आत्मीय वातावरण में हुई है। इस अवसर पर दोनों के बीच वीर बाल दिवस के महत्व को लेकर चर्चा भी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को श्रद्धा के साथ स्मरण किया। राज्यपाल ने यह कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के वीर साहिबजादों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सीख देता है। और इसी दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिख इतिहास और परंपराओं से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें भेंट की हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि सिख इतिहास भारत की सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य हिस्सा है। ये भेंट न केवल औपचारिक थी बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और महान बलिदानों को याद करने का एक भावनात्मक अवसर भी रहा।
इधर देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में एक वीआईपी का नाम भाजपा के प्रदेश प्रभारी से जोड़े जाने के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है, तो वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा विधायक और प्रवक्ता खजान दास ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इस तरह के वीडियो और बयान जारी करके कांग्रेस और संबंधित महिला अनुसूचित जाति समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खजान दास ने यह भी कहा कि पार्टी और अनुसूचित जाति समाज उस तरह के कृत्य का कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सामने आए ऑडियो या वीडियो में लगाए गए आरोपों में कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग बिना सबूत सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, अगर ये तथ्य पेश नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे भारतीय पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अंकिता बहन हम सबकी बहन थी, हम सबकी बेटी थी, और जिस बेटी के साथ इस उत्तराखंड की धरती पे हुआ है वो दुखद है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और दोषियों को बख्शा भी नहीं गया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एसआईटी की जांच बिठाई और दोषियों को कार्रवाई की और आज जेल के अंदर है। और ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। जो नाम और उजागर हो रहे हैं, यदि सबूत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस की नीति ही पहले रही है, पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया है। और जब उनका राज भी चल रहा था कभी कांग्रेस का, जब भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब भी अन्याय किया है और आज भी अन्याय। मसूरी से एक खास खबर। वीर बाल दिवस के अवसर पर मसूरी के ग्रीन चौक में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने सिख धर्म के अमर शहीद साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके साथ ही उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह की जयंती पर भी उन्हें नमन किया गया और उनके बलिदान को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वीर बाल दिवस अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला दिन है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने बहुत कम उम्र में जिस वीरता और धैर्य का परिचय दिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा है। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि साहिबजादों का बलिदान यह सिखाता है कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उम्र नहीं बल्कि मजबूत इरादों और साहस की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के फैसले को ऐतिहासिक भी बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश सेवा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाएं। कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें साहिबजादों की शौर्य गाथा को जीवंत रूप में दिखाया गया। प्रदर्शनी देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। इधर देहरादून से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली खबर। नस्लीय टिप्पणी का विरोध करना एक छात्र को भारी पड़ गया। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के इलाज के दौरान मौत हो गई है। एंजल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए का छात्र था। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को थाना सेलाकुई क्षेत्र में कुछ युवक ने एंजल पर हमला किया था। आरोप है कि हमले से पहले उसे चाइनीज, चिंकी और मोमोज जैसे नस्लीय शब्दों से अपमानित किया गया। जब एंजल ने इसका विरोध किया तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। करीब 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जूझने के बाद आखिरकार एंजल की मौत हो गई और इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इस घटना के बाद देहरादून समेत देश भर में पूर्वोत्तर के छात्रों में भारी रोष है। न्याय की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान भी शुरू हो चुका है।
नस्लीय टिप्पणी को लेकर एक मामला सामने आया है जो बेहद डराने वाला है, चौंकाने वाला है। हमला 9 दिसंबर को थाना सेला कोई छात्र में होता है। एक छात्र जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आता है और नस्लीय टिप्पणी भेदभाव का शिकार हो जाता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस छात्र का नाम आपको बता दें एंजल है, जिसे तमाम नस्लीय टिप्पणी करके पहले उसे परेशान किया गया, बाद में उस पर हमला किया गया। ये छात्र त्रिपुरा का है और नस्लीय टिप्पणी का विरोध करना इस छात्र को महंगा पड़ गया। जब इसने विरोध किया तो विरोध के चलते उसके साथ इस तरह का कृत्य करना सभी को अब महंगा पड़ता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 17 दिनों तक इलाज के बाद छात्र की मौत हो चुकी है। पूरे मामले में पुलिस चौकन्ना होकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन अब तक 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे मामला की जांच पड़ताल चल रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद के जय मैक्सवेल अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि पैसे जमा करने के बावजूद उनके मरीज का इलाज नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले इलाज का भरोसा दिया, लेकिन बाद में बताया कि डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं। इससे मरीज की हालत को लेकर परिवार में गहरी चिंता पैदा हो गई और अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिजन ये भी कहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स को ये तक नहीं पता कि मरीज का इलाज कहां होगा, चेकअप कहां किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना के नाम पर इस अस्पताल में पहले भी कई बार मरीजों के साथ लापरवाही की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मामला ये है, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज का हमारे एक साथी है, उनकी बहन को जो है जिन्ने पे से चोट लगी पैर में, और वो इस हॉस्पिटल में जब भर्ती करने के लिए आए तो इन्होंने पूछा सर्वप्रथम, भाई गरीब आदमी आयुष्मान पे इलाज चलता है, तो इन्होंने कहा कि भाई आयुष्मान कार्ड हमारे पास चल जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है भर्ती करो। मरीज भर्ती कर दिया। मरीज भर्ती करने के बाद आधे घंटे बाद इन्होंने कहा जी 23,000 रुपए जमा कर दो। इन्होंने वो जमा कर दिए। उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में कहने लगे जी ऑपरेशन होगा इसका। इन्होंने कहा भाई कर दो। कहने लगा जी वो तो डॉक्टर है नहीं हमारे पास में, यहाँ जो ऑपरेशन करागा वो तो 1 तारीख में आएगा। और जब वो 1 तारीख मांगा, इन्होंने कहा भाई तुमने हमारा मरीज भर्ती क्यों करा। कहने लगा जी हम तो कहीं और करा लेंगे। फिर ये कहने लगे कि जी और पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। भाई कल सुबह किसी और जगह ऑपरेशन का। कहने लगे जी वो आयुष्मान कार्ड भी पहले नहीं चलेगा 1 तारीख में। जब तुम ना मरीज को भर्ती कर रहे हो, उसे गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उससे लूट करने का काम की जा रही है। जो 20,000 के टेस्ट करते इन्होंने 1 घंटे के अंदर जो टेस्ट पैर का होना चाहिए था हड्डी का, वो हमारा ही कर रहे हैं। क्या मतलब है जी? अभी क्या चाहते हो आप? अब तो यही है भाई, हमारा मरीज यहाँ तो रिलीज करो। और जो उसके 20, 22, 24,000 रुपए इन्होंने लिए, और उससे पहले 1 हफ्ता पहले एक मरीज पेशेंट यहाँ से रोता है। इधर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का नेतृत्व संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने किया। अभियान के दौरान मालवाहक और यात्री वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप ड्राइव चलाई गई ताकि रात में वाहनों की दृश्यता बढ़ जाए और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना थोड़ी कम हो सके। जिन वाहनों में मानक रिफ्लेक्टिव टेप नहीं था उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही डॉक्टर अनीता चमोला ने निर्माणाधीन चिल्ड्रन एकेडमी पार्क का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि पार्क का 70% काम पूरा हो चुका है। संबंधित संस्था को 31 जनवरी तक सिविल कार्य और 31 मार्च तक पूरा पार्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पार्क में बच्चों को ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी और इसी अभियान के तहत 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए और सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में आम जनता को ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना और नशे में वाहन चलाने जैसे नियम उल्लंघनों के दुष्परिणामों की जानकारी भी दी गई। साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहनों पर ई चालान भी किया गया। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है और इस सड़क सुरक्षा अभियान के चलते
तमाम ऐसे कार्य प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं जो कि आम जनता के भविष्य के लिए, आम जनता की सेफ्टी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जिस तरह से रात में वाहनों की दृश्यता कम हो जाती है, सड़क दुर्घटनाओं की संभावना जो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। रिफ्लेक्टिव टेप ड्राइव चलाई गई है जिससे कि रात में होने वाले वाहनों की जो निकलते हैं, गुजरते हैं वाहन, उनकी दृश्यता बढ़े और जो एक्सीडेंट की एक लिमिट बढ़ती जा रही है उसे कहीं ना कहीं रोका जा सके। जिन वाहनों पर मानक या रिफ्लेक्टिव टेप नहीं थे उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो रिफ्लेक्टिव टेप आप अपनी कार में लगाएं। अनीता चमोला ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो चिल्ड्रन एकेडमी पार्क है ये भी बनकर पूरा तैयार हो जाएगा और इस पार्क का उपयोग बच्चों को ट्रैफिक व्यवस्था समझाने के लिए, सुरक्षा मानक क्या कहते हैं ये समझाने की कोशिश की जाएगी ठीक तरह से। साथ ही साथ अनीता चमोला जी जिस तरह से लोगों को हेलमेट बांटती नजर आई, वो भी एक तरह से प्रशासन की तरफ से बड़ी पहल मानी जा रही है क्योंकि सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर उत्तराखंड सरकार काफी सजग, काफी अहम कदम उठाती हुई नजर आ रही है। 70% काम इस पार्क का पूरा हो चुका है और कहा गया है कि जल्द से जल्द 31 मार्च तक पूरा पार्क तैयार कर दिया जाए, जिसके बाद पार्क में बच्चों को ट्रैफिक की जो जानकारी है, सड़क सुरक्षा की जो जानकारी है, वो बेहद बेहतर तरीके से मुहैया कराई जा सके। साथ ही साथ जो दोपहिया वाहन हैं उनको भी हेलमेट वितरित किए गए हैं। सुरक्षित ड्राइविंग क्या कहती है, सीट बेल्ट के क्या मायने हैं, हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, इसका उपयोग कितना अनिवार्य है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए आम जनता इन सारे नियमों को फॉलो करे और अपनी सुरक्षा का बेहद ध्यान रखे, सतर्क रहे, सावधान रहे। इस पूरे अभियान को उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ा रही है और लगातार इसके लिए कदम उठा रही है। हरिद्वार कार्यालय के निकट ही हमारा जो निर्माणाधीन चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क है जिसमें कि बच्चों को ट्रैफिक से रिलेटेड जानकारी दी जानी है, तो उसका कार्य किया जा रहा है। तो उसकी प्रगति कितनी है, कितना वो बन चुका है, यही इंस्पेक्शन हमारे द्वारा आज किया गया था कार्यदायी संस्था के साथ। 70% काम लगभग उसमें किया जा चुका है और जो संबंधित संस्था है उसको 31 जनवरी तक सिविल कार्य पूर्ण करने के और 31 मार्च तक पूरा पार्क तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। हाँ, ये चूंकि हरिद्वार में कोहरा बहुत लगता है और यहाँ पे गुड्स व्हीकल खासकर विशेषकर जो सिडकुल एरिया है यहाँ पर आते ही रहते हैं और ये देखा भी गया था कि कई बार जो गुड्स व्हीकल है, जो हैवी ट्रक्स है, वो रोड के साइड में खड़े हो जाते हैं और प्रॉपर रिफ्लेक्टर ना लगे होने की वजह से वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से भी और हमने भी अपने संभाग में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वो ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाएं और रोड किनारे जो ये भारी वाहन खड़े हैं इनको न केवल हटाएं बल्कि इनको सीज करने की कार्रवाई भी करें। तो इसी क्रम में बाइक स्क्वाड, इंटरसेप्टर और एनफोर्समेंट ARTO दल द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में लगभग 112 गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं। इधर नैनीताल में हाल ही में आयोजित विंटर कार्निवल को लेकर पालिका में सियासी खींचतान देखने को मिली है। नगर पालिका की पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कार्निवल में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका नगर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो शहर की देखरेख करती है। डॉक्टर खेतवाल ने यह भी बताया कि कार्निवल के दौरान उनकी उपेक्षा से वो आहत हैं। उन्होंने कहा कि शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्निवल के समय विरोध नहीं किया, लेकिन अब जब सभासदों और अधिशासी अधिकारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया गया तो उन्हें विरोध करना पड़ रहा है। इस मामले ने नगरपालिका और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति पैदा करती है। था, बल्कि 3 नहीं 4 दिन से 22 से शुरू हो गया था।
22 को उन्होंने ट्रैक किया था। तो देख रहे थे नगर पालिका की बड़ी उपेक्षा हो रही थी सब जगह पर। तो विरोध तो क्या था, हम तो जरा मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहे थे, लेकिन उस पर भी इन्होंने मुख्यमंत्री जी से हमको मिलने नहीं दिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं पर विरोध करने के लिए मुझे मंच पर जाना पड़ा और बात करनी। ईओ और यहाँ तक कि चेयरमैन भी, सभी की उपेक्षा हो रही थी यहाँ पर। यही कारण था कि कहीं पर नगर पालिका एक ऐसी संस्था है जो पूरे शहर को देखती है, पूरे शहर की देख रेख करती है, और अगर इन्हीं की उपेक्षा करने लग जाएगी तो फिर क्या होगा। नहीं बोलना चाह रही थी, कुछ नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाता कि आदमी मजबूर हो जाता है बोलने के लिए, इसलिए बोलना पड़ा। जो यहाँ पर विंटर काल ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में खाली पड़ी वन भूमि पर कब्जा करने के लिए जब वन विभाग की टीम पहुंची तो लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। शिवाजी नगर, बापूग्राम और आसपास के इलाकों में लोग कार्रवाई के खिलाफ हंगामा कर रहे थे। विरोध इतना ज्यादा था कि वन विभाग की टीम खाली भूमि पर कब्जा नहीं ले पाई और लौट कर आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ये जमीन खून पसीने की कमाई से खरीदी है और 70 साल से इसका कब्जा बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने कोर्ट का आदेश दिखाकर डर फैलाया। लोगों का यह भी कहना है कि कार्रवाई से पहले कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई, जिससे डर और तनाव बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि ये बिना किसी नोटिस या सूचना के वन विभाग की टीम शिवाजी नगर और बापूग्राम और आसपास के इलाकों में पहुंची थी। लोगों ने जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। मामला क्या है आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ऋषिकेश और आसपास के जो इलाके हैं जो खाली पड़े हुए हैं, वहां पर वन विभाग कब्जा करने के लिए जब अपनी टीम के साथ पहुंची तो लोगों ने वहां पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि ये जमीन का जो रखवाली वो कर रहे हैं, वो 70 सालों से रखवाली कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश दिखाकर उन्हें डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट का नोटिस बिना किसी सूचना के ही वो लेकर आ गए। कोई पहले से सूचना नहीं दी गई, कोई पहले से नोटिस नहीं भेजा गया। और इसी बात को लेकर ऋषिकेश की जो वन भूमि है, शिवाजी नगर की बात करें या बापूग्राम के आसपास के क्षेत्र की बात करें, वन विभाग की टीम को बैरंगी लौटना पड़ा। उन्हें कब्जे के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने इजाजत नहीं दी और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इलाके के लोग कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करने लग गए थे और इतनी ज्यादा हंगामे के बीच वन विभाग की टीम को खाली भूमि पर कब्जा ना ले पाना और वापस लौटना महंगा पड़ा। कब्जा नहीं हुआ और वापस लौट गई टीम। स्थानीय लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उन्होंने खून पसीने के साथ इस जमीन को कमाया है, इसे संभाल कर रखा है। 70 सालों से वो इसका ख्याल रख रहे हैं, इस पर कब्जा बनाए हुए हैं। कोर्ट का आदेश दिखाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन पहले से अगर कोई कार्रवाई करनी भी थी तो नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? पहले से इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी स्थानीय प्रशासन के तरफ से स्थानीय लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं और जिसको लेकर डर और तनाव का माहौल इन आसपास के इलाकों में फिलहाल देखा जा सकता है। देखिए, अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और 2-3 दिन से न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है कि वन विभाग को 20 बीघा बापूग्राम, मीरानगर, गीतानगर, अमित ग्राम जो वन विभाग की भूमि को नपत करने का इनको आदेश दिया गया है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक और सरकार रेगुलाइज करने की बात करती है, एक और सरकार तमाम योजनाओं के तहत लोगों को घर देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार की पैरवी इतनी कमजोर पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां पर बसावट है, मेरे पीछे ही 50 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है, स्कूल पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग सरकार के द्वारा भी बनाई गई है, वो भी तो फॉरेस्ट लैंड है अगर देखी जाएगी तो सरकार अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कर रही है, अभी ये रोड बन रही है, इसमें सीवर लाइन बिछाई गई है, तो ये सीवर लाइन क्यों बिछाई गई है? अगर ये गड़बड़ थी तो इसमें
डेवलपमेंट के कार्य क्यों किए गए अगर ये गड़बड़ थी तो? विभाग वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि जो जो जमीनें खाली पड़ी हुई है उस पर हम कब्जा करेंगे, अपने वन विभाग का बोर्ड लगाएंगे। आप मुझे ये बताइए, बापूग्राम अभी से यहाँ पे बसा हुआ नहीं है। मेरे दादा परदादा सब यहाँ पे, और मैं भी अभी 22-23 साल की हो गई हूँ, मेरे को भी यहाँ रहते हैं, और अब आके कहते हैं कि ये वन विभाग का भूमि है। ये नगर निगम के अंदर जा चुकी है। हम नगर निगम के पार्षद, चुने हुए पार्षद हैं, हम जनप्रतिनिधि है। यहाँ पे सिवर लाइन का कार्य चल रहा है और अब आके कह रहे हैं कि ये वन विभाग की भूमि है, इसे हम खाली नहीं होने देंगे। हम पूरी जनता को एक करके इनका विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, हम ठीक है, हम उनसे बात करके हम अपनी जो भी रहेगा हम उन्हें बताएंगे कि आप आबादी क्षेत्र है, खाली भूमि नहीं है। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।